अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप में से जो भी FR 2 में बैठे हुए थे वो दोबारा सुन लें, जो आप में से FR 1 में बैठे होंगे FR 1 में दोबारा सुन लेना। आज मैं सबको सेम नसीहत ही कर रहा हूँ। कल का दिन मैं वो एक जनाजे पे था, शायद मैसेज आपको कहा हो नहीं कहा हो, तो चलो मेरे दोस्त की वालदा की डेथ हो गई थी तो मैं उसके साथ बता रहा था। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जो आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों के ऐसे रिवाज बन गए हैं कि हमने फिर उनको अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस कम दे दी है। जैसे बाप को अपनी औलाद का निकाह पढ़ाना आना चाहिए, यानी ये बाप को करना चाहिए काम कि बेटा है बेटी है उसका निकाह वो खुद पढ़ाए। फिर जब कोई माँ बाप में से बहन भाई में से कोई अपना अजीज फौत हो जाए तो उसके लिए फिर उसका गुस्ल, उसका कफन, नमाज जनाजा ये भी ना उस रिलेटिव को ही करना चाहिए। हम लोग चूंकि इसको बॉदर नहीं करते ना, तो इसलिए हमने इन चीज़ों को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया हुआ है। अदरवाइज ये खुद होना चाहिए और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप में से कुछ बच्चों को, सब तो नहीं कहूँगा, अभी भी अच्छे हालात ही हैं, आई डाउट कि आप में से ना कुछ बच्चों को गुस्ल के मसाइल भी नहीं आते होंगे। आई डाउट इट, क्योंकि आप सब बालिग बच्चे हैं और आप जब सब बालिग बच्चे हैं तो फिर गुस्ल फर्ज होता है, तो फिर गुस्ल के मसाइल क्या हैं हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बॉदर ही नहीं करता, तो इसलिए शायद पूछा सीखा ही ना हो कि गुस्ल के मसाइल क्या हैं। जब अपने नहीं पता तो फिर मैयत को गुस्ल कैसे कराएंगे। तो इसलिए आपको नसीहत बेटे ये है कि आपके वालिदैन अगर अभी हयात हैं तो अल्लाह ताला आपको मौका दे उनकी खिदमत करने का, लेकिन सबने दुनिया से जाना है। तो जब वालिदैन दुनिया से जाए ना तो औलाद इस काबिल होनी चाहिए कि वो खुद उनको गुस्ल दे। माँ है तो बेटियां गुस्ल दें, बाप है तो बेटे गुस्ल दें, कफन का भी खुद ही बंदोबस्त हो, पता हो कैसे कवर करना होता है, उसकी चादरे में क्या क्या शामिल है। और जब मैयत को गुस्ल देते हैं ना तो जैसे जिंदा इंसान का सितर है ना, इसमें औरत का सारा जिस्म है और मर्द का जो है वो नाफ से घुटने बोथ इंक्लूसिव, ये सतर में शामिल है, तो ये मैयत का भी है, यानी मैयत का भी यही सतर है। मैयत की बेरहमती नहीं करते, ये बुरी बात है। हम लोग चूंकि जानते नहीं हैं और कुछ लोग वैसे तो वॉलंटरली ही इसमें शामिल होते हैं मैयत को गुस्ल देने और कफन पहनाने में, लेकिन कुछ लोग अपनी रोजी रोटी भी बना लेते हैं, उनको मसाइल नहीं पता होता। मैं देख चुका हूँ ऐसे सिनेरियोज जिसमें मैयत की गुस्ल देते हुए सतर का ख्याल ही नहीं रखा गया, तो ये बहुत बदतमीजी वाली बात है। तो आप लोग बेटे अगर अभी तक इसको नहीं लिफ्ट करा रहे थे ना तो ये सीखें, क्योंकि मैयत को गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, जनाजे में शरीक होना, कब्र में उतारना, मट्टी डालना, वहां खड़े होकर दुआ करना, ये बहुत फजीलत वाले काम है। और फजीलत अपनी जगह, लेकिन जैसे रुखसत करना है तो खुद अपने हाथों से प्यार मोहब्बत से तैयार करके। तो इसलिए बेटे आप में से अगर किसी को ये मसाइल नहीं बताना तो पूछें, बच्चियां भी पूछें, अगर उनको अपने खानदान में किसी औरत, अपनी वालदा, किसी बहन, किसी खाला के लिए जरूरत पड़े, लड़के भी इस काम को सीखें और ये भी कोशिश करें कि जनाजा भी खुद पढ़ाएं। तो ये चीजें सीखें, ये आप लोगों को नहीं आती, कई लोगों को, क्योंकि कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं की होती। तो मैयत को गुस्ल कैसे देते हैं, और इसमें कुछ डरने, कुछ लोग हैं डर लगता है। डर किस बात से लगता है? कल को आपने नहीं पड़े होना उस पट्टे पे जब आपको गुस्ल दिया जा रहा है, डर किस बात का लगता है? डरना तो जिंदगी में चाहिए। तो इसलिए मैयत को गुस्ल देना आपको आना चाहिए, सीखें इसको। और लड़के खास तौर पे नमाज जनाजा नहीं आती है लोगों को, आसान सी होती है लेकिन नहीं आती। और बेटे को तो खुद आगे बढ़ के, बेशक जवान लड़का है लेकिन आगे बढ़े, कहीं मैंने पढ़ानी अपने बाप की, अपने माँ की नमाज जनाजा, तो आप लोग इसको सीखें। अगर आप में से किसी ने कभी किसी मैयत को गुस्ल दिया है तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बेटे काम सीखें, ये आपको आने चाहिए। गुस्ल देना आना चाहिए, कफन पहनाना आना चाहिए, और लड़कों को जनाजा पढ़ना, जनाजा पढ़ाना ये आना चाहिए।
हाँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म कर दी थी मैंने, और वो खत्म है, इतना ही है बस, उसमें और कुछ नहीं है। उसमें हर खर्चे का अलग अलग रेट निकलना है और उसमें यूज होना है, बस इतना ही है उसके अंदर। क्या जी? हाँ, एक मैंने आपको ओवरहेड्स के तो सारे होमवर्क पूरे कर लिए थे, सारे ही कर लिए थे, ओवरहेड्स टोटली डन, कुछ भी नहीं रह गया उसमें। इन्वेंट्री वाले चैप्टर का एक सवाल होमवर्क दिया था। अच्छा, अब 2 दिन हो गए, मैं भी भूल गया हूँ, आप भी भूल गए होंगे, पता नहीं कौन सा सवाल था। तो स्प्रिंग 23 का सवाल था। जिन्होंने नहीं किया था वो शर्म करके अब कर लेना, और जिन्होंने किया था वो दोबारा देख के ना कल डिस्कस कर ले। ये कल आप देख के आइए, था ये इन्वेंट्री का सवाल, लेकिन इसमें जिस तरह से खर्चे बांटने थे ना, तो तब मैंने कहा था कि ओवरहेड्स के चैप्टर के बाद इसको ट्राई करिएगा। तो ये इन्वेंट्री चैप्टर में स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल था, असगर शायद नाम था, असगर अली। ये कल बेटे देख के आइएगा। ओवरहेड का चैप्टर खत्म, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म, लेबर कॉस्टिंग ये भी छोटा सा चैप्टर है, और इसको भी मैं अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा, ये मैं कुछ बिल्कुल आखिर में जाके पढ़ाऊंगा। लेबर कॉस्टिंग ये मैंने रखा हुआ है अपनी बुक में, चैप्टर 4 होगा शायद, चैप्टर 4 लेबर कॉस्टिंग, छोटा सा चैप्टर है, इसको भी टुकड़ों में तोड़ रहा हूं और कुछ टुकड़े एंड पे कराऊंगा जनवरी में कहीं। मैं इसको ना 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, जिनमें से 2 हिस्से अभी कराऊंगा, एक हिस्सा बिल्कुल आखिर में, आखिरी क्लास में, और एक हिस्सा शायद जनवरी के शुरू में। एक में मैं आपको पहले वेजेस की सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जिसमें बेसिक वेजेस होंगी और बोनस, ओवर टाइम, इस तरह की चीजें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर जब वो कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज भी सिखाऊंगा। ये 2 हिस्से तो अभी पढ़ाऊंगा। फिर एक हिस्सा लर्निंग कर्व, और एक हिस्सा डिसीजन मेकिंग, रिलेटिंग टू लेबर कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस करने हो सकते हैं बिजनेस में। ये 2 चीजें मैं आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मैंने एंड में पढ़ानी है, ये तब पढ़ाऊंगा। ये जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा ना, तब ये बताऊंगा। अभी पहले ये 2 चीजें पढ़ेंगे।
ये मैंने लिखा है लर्निंग कर्व, डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू लेबर कॉस्ट्स। ये जनवरी में पढ़ाऊंगा, ये भी बताने लगा। पहले वेजेस कैलकुलेशन सीखते हैं। अच्छा, वो जो कि आजकल वो नई स्कीम और उसका बच्चों को बड़ी फिक्र है, तो मुझे एक बच्चे के सवाल से बड़ी फिक्र हुई कि पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे होंगे, क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। किसी ने मुझे कहा कि ये कॉस्ट का पेपर नई स्कीम में खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी इसका नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बस नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा, अंदर यही है सारा कुछ। ये खत्म नहीं हो रहा पेपर। आप कहे चलो छोड़ो क्या करना है, पढ़ के खत्म तो हो जाना है, नहीं, यही पेपर है, सेम पेपर है और आगे जा रहा है। यानी अभी कैफ 3 है तो वो कैफ 5 बन जाएगा, लेकिन यही वाला पेपर है। तो ना अगलों को गुमराह करना ना खुद गुमराह होना, यही वाला पेपर है। नई स्कीम इंप्लीमेंट कब होगी? अभी टाइम लगे। यानी मेरा अपना जाती अंदाजा ये है कि स्प्रिंग 26 से पहले नहीं। लेकिन अब चूंकि मैंने सामने कहा है, अब वो क्लिप निकलेगा, सर नासिर ने क्लेम किया है कि स्प्रिंग 26। ऐसा कसम से मैंने को क्लेम नहीं किया। अभी तो कट हो जाएगा जो भी। भाई इसमें ना लीगल प्रोसीजर में टाइम लगता है, बहुत सारे फॉर्मल स्टेप्स होते हैं इसके, तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगने की वजह से मेरा अंदाजा है कि 25 में मुश्किल है। वेजेस की कैलकुलेशंस। अच्छा, इसमें ना आप ने पहले ओवरहेड्स के सवाल में डायरेक्ट लेबर का नाम देखा होगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। तो ज्यादातर मैं डायरेक्ट वर्कर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां इस चैप्टर में दोनों ही कवर्ड हैं। लेबर का मतलब दोनों शामिल हैं। हम इस चैप्टर में जब लेबर की बात कर रहे हैं तो वो हम डायरेक्ट लोगों की भी बात कर रहे होंगे और इनडायरेक्ट की भी बात कर रहे होंगे। मकसद है यहां पर लोगों की वेजेस की कैलकुलेशन। जैसे अगर कोई मंथली तनख्वाह वाला मुलाजिम है तो उसकी तो जितनी महीने की तनख्वाह है वो उतनी ही है। लेकिन अगर किसी को आर्ली पैसे पे होते हैं या जितने यूनिट्स बनाएगा उसके पैसे पे होते हैं, ओवर टाइम अलग है, बोनस अलग है, तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो सिखाने लगा उस चैप्टर के अंदर। तो वो प्रोडक्शन वर्कर्स भी हो सकते हैं और उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में जब मैं लेबर की बात कर रहा हूं, वेजेस की बात कर रहा हूं, तो दोनों शामिल है। जब वर्कर्स को पैसे दिए जाते हैं तो नॉर्मली वो दो शक्लों में होता है। या तो वो टाइम बेस्ड होते हैं या फिर वर्क बेस्ड होते हैं। वर्क की बजाय मैं इसको पीस वर्क कह देता हूं। या तो ये टाइम बेस्ड होते हैं या पीस वर्क बेस्ड होते हैं, यानी जितने यूनिट्स बनाएंगे। पहले ये टाइम बेस्ड देखते हैं। पहले टाइम बेस्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं ताकि पता चले मैं क्या बता रहा हूं अभी। तो पहले मैं टाइम बेस्ड बता रहा हूं। टाइम बेस्ड में ये होता है कि नॉर्मली वेज रेट पर आवर, पर डे भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर पर आवर होता है। एग्रीड। एंड टोटल wages are paid for total hours worked। मिसाल के तौर पे वर्कर के साथ तय किया होगा कि वेज रेट है तुम्हारा 300 पर आवर। ये उसके साथ एक वेज रेट तय हो गया। अगर उस वर्कर ने पूरे वीक में 42 आवर्स काम किया हो,
उसकी वीक की टोटल वेजेस क्या बनेगी? 300 पर आवर है और 42 आवर्स काम किया उसने, तो उसकी जो उस हफ्ते की टोटल वेजेस बनेंगी वो 42 इंटू 300 रुपए 1 2, ये टाइम बेस्ड वेजेस होती हैं जिसमें वेज रेट एग्री होता है पर आवर और फिर टोटल आवर्स के हिसाब से उसको वीकली या मंथली पैसे मिलते हैं। अच्छा, जब पैसे मिलते हैं ना टाइम के, तो फिर ऑफिस के पेपर टाइमिंग भी होती होगी, ऑफिस के वर्किंग आवर्स होते होंगे, तो अगर उन वर्किंग आवर्स के अलावा फिर वर्कर से काम लेना है तो वो तो कहेगा जी छुट्टी, मैंने तो घर जाना है। तो उसको अगर मोटिवेट करना है कि उसको ऑफिस आवर्स से अलावा भी काम लेना है तो फिर ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो इसीलिए जो ओवर टाइम का रेट होता है वो जनरली हायर होता है। ओवर टाइम के लिए ना फिर रेट ज्यादा होता है, नॉर्मल जो बेसिक रेट है उससे ज्यादा ही होता है। दोबारा बताएं। हाँ, यहां तक लिखा, सवाल लिखें। नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक, सवाल है नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक 40। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 रुपए पर आवर, 200 पर आवर, ₹200 पर आवर। बेसिक वेज रेट ₹200 पर आवर। ओवर टाइम प्रीमियम
overtime premium is paid. Overtime premium is paid at 40% above basic rate. 40% above basic rate. Required है आपसे total wages for a worker. Total wages for a worker who worked for. Total wages for a worker who worked for 48 hours in a week. 48 hours in a week. Total wages बताएं इस बंदे की. जी 10 सब सारे चले सही किया होगा. इसको मैं ना 2 तरीके से सॉल्व करके दे रहा हूं और ये आप बार बार पूछते रहेंगे और सेशन एंड तक रिकॉर्डिंग वाले तो पूछते ही रहेंगे. ये 2 तरीके हैं, दोनों सही हैं. दोनों सही हैं. 2 तरीके हैं और दोनों सही हैं. दोनों सही हैं. एक तरीका यह है कि हम लोग जो टोटल टाइम है, टोटल यानी 48 घंटे, उस पूरे के पूरे पे बेसिक रेट लगाएं 200 है 9600. लेकिन जो ऊपर वाले 8 घंटे हैं उन पे भी 200 का ही रेट है. उन पे 200 यानी उन पे 80 रुपए एक्स्ट्रा है, तो उसको कह लेंगे ओवर टाइम प्रीमियम. ओवर टाइम प्रीमियम 8 घंटों पे 80 रुपए का प्रीमियम है. प्रीमियम यानी जो बेसिक से ऊपर है 640 10240. एक ये तरीका है, ये भी बिल्कुल सही है. और एक तरीका यह है कि आप 40 घंटों पे अलग रेट लगा लें और 8 घंटों पे अलग रेट लगा लें. जो नॉर्मल वाले आवर्स हैं उन पे अलग रेट लगा लें, यानी 40 घंटों के ऊपर 200 8000. और जो वेजेस फॉर ओवर टाइम आवर्स हैं उन पे अलग रेट लगा लें. 8 घंटों पे 280 2240 10. ये दोनों ही तरीके ठीक हैं. ये दोनों तरीके ठीक हैं कि पूरे आवर्स के ऊपर बेसिक रेट लगा लें और जो ओवर टाइम आवर्स हैं उन पे एक्स्ट्रा वाला अलग से लिख लें.
और ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि किसी सवाल की रिक्वायरमेंट में नाम लेके पूछा जा सकता है कि ओवर टाइम प्रीमियम निकाल दें, तो अगर आपने ऐसे किया होगा तो ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकालेंगे। तो दोनों तरीके आने चाहिए। ये दोनों ही सही हैं, देखें सेम आंसर है, दोनों तरीके सही हैं। ये होता है अगर टाइम बेस्ड वेजेस हो तो। अब बताता हूं पीस वर्क। इसमें बताइए बेटा, कुछ पूछना तो। अच्छा, ओवरहेड वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थ्योरी वाला एक्टिविटी बेस्ड में ना आप देखें 1.5 पेज ही लिखा हुआ है, तो उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ये कर लीजिएगा याद। मैंने इन्वेंट्री में भी आपको FIFO FIFO के एडवांटेज डिसएडवांटेज कहा था, ओवरहेड में कुछ नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 1.5 पेज ही बस लिखा हुआ मैंने, तो उसमें से मेरिट्स और डीमेरिट्स ये कर दीजिएगा याद। स्टेप्स भी कर लें तो अच्छी बात है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोटा सा चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 1.5 पेज ही अंग्रेजी लिखी हुई है मैंने बस। तो इसमें जो स्टेप्स हैं ये, और जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं ये पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, पीस वर्क में इसमें जो वेज रेट तय होता है वो पर यूनिट करके तय होता है। और एम्प्लॉय को या वर्कर को पूरे महीने की या पूरे हफ्ते की जो टोटल वेजेस मिलेंगी वो इस बेस पे मिलेंगी कि उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। उसने जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस किए फिर उसके पैसे मिलेंगे उसको। मिसाल के तौर पे वेज रेट एग्री हुआ उससे ₹120 पर यूनिट, तो अगर वर्कर ने पूरे हफ्ते में नूर ये रेड और ग्रीन मार्कर अच्छा सा ढूंढ देना यार फिर। अगर एक वर्कर ने पूरे वीक में 250 यूनिट्स बनाए हैं तो उसको उस पूरे हफ्ते के टोटल कितने पैसे दें? 250 यूनिट्स बनाए हैं और पर यूनिट 120 रुपए देते हैं, तो 30,000। ये पीस वर्क है। और उसमें ओवर टाइम के पैसे
जब टाइम के पैसे ही नहीं तो फिर ओवर टाइम किस बात का? टेक्निकली इसमें इनडायरेक्ट वेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस वाला तो वो तो बना ही लेना ना यूनिट्स, तो इनडायरेक्ट वाले के ये नहीं हो सकते, इनडायरेक्ट वाले के फिर ये टाइम बेस्ड ही होता है। लिखें सवाल। अच्छा, इसमें 2-3 शक्लें बहरहाल हो सकती हैं, वो मैं आपको सवालों की शक्ल में लिखा देता हूं। सवाल लिखें। वीकली वेजेस, सवाल है वीकली वेजेस यानी हर हफ्ते वेजेस, वीकली वेजेस आर पेड टू वर्कर्स एज पर फॉलोइंग स्लैब रेट्स, एज पर फॉलोइंग स्लैब रेट्स, यानी अगर यूनिट्स के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं ना तो उसमें स्लैब रेट्स हो सकते हैं, एज पर फॉलोइंग स्लैब रेट्स। रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर हु प्रोड्यूस्ड 374 यूनिट्स। एक वर्कर है जिसने पूरे हफ्ते में 374 यूनिट्स बनाए, उसकी टोटल वेजेस कर दें कैलकुलेट।
समझ ही नहीं आ रही ना यार, शर्म आनी चाहिए यार, इंग्लिश की समझ नहीं आ रही वाकई। क्यों भी समझ आई कि नहीं यार, इसको समझ आ गई। बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही है। हाँ जी, नहीं हुआ कैलकुलेट, चले हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी मैं समझा देता हूं। इस स्लैब रेट्स का मतलब यह है कि अगर किसी वर्कर ने बनाए हैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 40 यूनिट्स, तो उनको उन 40 पे पर यूनिट ये पैसे मिलेंगे। अगर उसने बनाए हैं 70 यूनिट्स, तो उन 70 में से जो पहले 50 है उन पे ये रेट मिलेगा, और जो ऊपर वाले 20 हैं उन पे ये मिलेगा। अगर उसने बनाए हैं 175 यूनिट्स, 175 पहले 50 इस रेट पे, उससे अगले 100 इस रेट पे 150 हो गए, उससे ऊपर वाले 25 वो इस रेट पे। अगर किसी वर्कर ने बनाए हैं 360 यूनिट्स, तो पहले 50 अगले 100 150 हो गए, उससे अगले 200 350 हो गए, जो उससे अगले 10 है उन पे ये रेट लगेगा। तो इस वर्कर ने 374 यूनिट्स बनाए हैं, इसके पहले 50 के ऊपर 120, उससे ऊपर वाले 100 के ऊपर 200, 150, उससे ऊपर वाले 200 के ऊपर 340, ये हो गए उसके 350 यूनिट्स के पैसे, और जो ऊपर वाले 24 यूनिट्स हैं उन पे 400। हाँ जी बेटे बताओ, समझ आई बात? ठीक है, चलें और लिखें सवाल। इसमें बताएं बेटा, कुछ पूछना है तो। चलें अगला सवाल लिखें। वेजेस आर पेड, ग्रीन वाला करते हैं, ब्लू तो ठीक है, ग्रीन नहीं ठीक था ना? नहीं आप कह रहे थे ना सही नजर नहीं आ रहा, डिटेल करा रहे। क्या लिखा? वेजेस आर पेड on the basis of daily production. Wages are paid on the basis of daily production. अच्छा, हम ना सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि कोई निकम्मा वर्कर होगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। यानी ये जो मैं अगला जुमला लिखवाने लगा हूं, ये निकम्मे वर्कर्स के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि अगर काम ही कम है तो वर्कर का क्या कसूर है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखवा रहा हूं अगला जुमला। मिनिमम वेज फॉर एनी डे, मिनिमम वेज फॉर एनी डे
इज फॉर 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स। यानी ये उस वर्कर की सुस्ती नहीं है, सुस्त वर्कर निकाल देंगे नौकरी से। ये उन हालात के लिए होते हैं इस तरह के मिनिमम जहां वर्कर काम करने वाले हैं लेकिन काम ही नहीं है, तो ये उस सेंस में उसको मिनिमम कहा गया है। वेज रेट, वेज रेट 120 पर यूनिट, 120 रुपए पर यूनिट। डेली प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, डेली प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, डेली प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर for the week is as follows, for the week is as follows। डे बताऊंगा और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बताऊंगा, डे और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। डे में 1 2 3 4 5 लिख लें, यानी हफ्ते के 5 दिन। और यूनिट्स प्रोड्यूस लिखें 95, 110, 72, 100 और 75। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक। कर दें, सारी कर दें। नहीं, मैंने तो पुराने से ही लिखा है, ये मैंने पुराने से लिखा था, नहीं से लिखा तो नहीं अभी। अच्छा अच्छा, वो बैठाने के हिसाब से, हाँ। हाँ भाई, डन। कैमरा इधर है। डे 1 में कितने यूनिट्स? 95 इंटू 120। अच्छा, मैंने पूछी टोटल फॉर द वीक है, आप बाद में भी ऐड करके 120 लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर दिन के ऊपर 120 लगाएं। 11 400, दूसरे दिन 110,
तीसरे दिन बनाए बेशक 72 हैं, लेकिन पैसे उसको 80 यूनिट्स के मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, ये वर्कर की सुस्ती नहीं है, दिल में आप क्या है कि अच्छा फिर तो थोड़े थोड़े बनाने चाहिए, ये दिल की कमीनगी है, ये वो बात नहीं हो रही। निकम्मे वर्कर्स निकाल देते होंगे, यहां पर सिर्फ आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, तो ये वही होता होगा जहां वर्कर्स अच्छे होंगे, काम के होंगे, लेकिन होगा नहीं काम अवेलेबल, तो उनको फिर कंपनसेट करने के लिए कहा होगा कि अच्छा इतनी कम से कम पैसे लेके ही तुम घर जाओगे। चौथे दिन और पांचवें दिन फिर से 80। ये पीस वर्क होता है। ये हो गई बेसिक वेजेस की कैलकुलेशन। अब आते हैं इंसेंटिव्स पे। ये जो मैंने अभी वेजेस कैलकुलेशन लिखी थी ना, टाइम बेस्ड पीस वर्क, वो हो गया। अब वर्कर्स को हम दे देते हैं इंसेंटिव, वेज इंसेंटिव प्लान्स। वर्कर्स को इंसेंटिव क्यों दे बिजनेस? है ताकि अच्छा काम कर सके, ज्यादा काम कर सके। तो इसमें वर्कर का क्या फायदा? दिल लगा के काम तो करेगा, तो दिल की बात होगी ना, और पैसे ज्यादा मिलेंगे। बिजनेस को क्या फायदा? तो काम ज्यादा हो जाएगा तो वो पैसे भी तो ज्यादा दे रहा होगा, तो फिर फायदा क्या है? हाँ, ये ना वर्कर को नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन बिजनेस कुछ ऐसी कैलकुलेशन करेगा कि उसको काम मिल ज्यादा रहा होगा, पैसे कम दे रहा होगा, तो बिजनेस को फायदा है। तो इसमें दोनों ही खुश हैं। तो वेज इंसेंटिव प्लान होते हैं जिसमें वर्कर्स को कुछ इंसेंटिव देते हैं ताकि बिजनेस को फायदा हो, वर्कर को भी फायदा हो। इनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। सबसे मशहूर है बोनस। और इंडिविजुअल का मतलब है हर इंडिविजुअल को टारगेट दिया होगा, जो जो टारगेट पूरा करता जाएगा उसको इनाम मिलता जाएगा, इंडिविजुअल बोनस प्लान्स। फिर जहां पर पूरी टीम वर्किंग कर रही होती है तो वहां पर इंडिविजुअल की बजाय ग्रुप बोनस प्लान्स भी हो सकते हैं। ये हो गए न्यूमेरिकल। उसके बाद ना तीन चीजें हैं जो जस्ट जबानी जबानी कॉन्सेप्ट है। एक होता है हाई डे रेट, एक होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स, और अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो शायद आपने शेयर्स की स्कीम कोई पढ़ी हो, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ये न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस ये सिर्फ थोड़े से ब्रीफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे सवाल नहीं है कोई। ये सिर्फ जबानी जबानी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज की हद तक। मेन न्यूमेरिकल ये है। अच्छा, मैंने भी एक जबानी बात बोली थी, लिख लेते तो अच्छा होता। मैंने ये कहा था कि वेज इंसेंटिव प्लान्स का एम्प्लॉय को फायदा ये होता है कि उसको टोटल पैसे ज्यादा मिलते हैं, और बिजनेस को फायदा ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होती है। क्यों पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रही होती है? क्योंकि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम ले रहे होते हैं उतने ज्यादा पैसे नहीं दे रहे होते, पैसे निस्बतन कम होते हैं, तो बिजनेस को पर यूनिट कॉस्ट में कमी आ जाती है। दोबारा बता रहा हूं, ये वेज इंसेंटिव प्लान्स की जिंदगी का मकसद ये है कि वर्कर्स भी खुश क्योंकि वो टोटल पैसे ज्यादा लेके जा रहे हैं, और बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट इससे रिड्यूस हो जाती है, इसलिए बिजनेस भी खुश हो जाता है।
ये लिस्ट लिखी। इंडिविजुअल बोनस बताता हूं पहले। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स, इंडिविजुअल बोनस प्लान्स क्या लगता है नाम से? इंडिविजुअल बोनस प्लान्स, उनको कोई स्पेसिफिक टारगेट देते होंगे हर वर्कर को, जो वर्कर भी वो टारगेट पूरा कर लेगा उसको वो बोनस मिल जाएगा। स्पेसिफिक टारगेट दिए होते हैं वर्कर्स को, जो भी टारगेट पूरा कर लेगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसलिए इसको इंडिविजुअल प्लान कहते हैं कि हर इंडिविजुअल जो जो टारगेट पूरा करता जाएगा उसको मिलता जाएगा इनाम। तो ये इंडिविजुअल बोनस प्लान है। अगर वेजेस पीस वर्क की बेस पे हैं तो बोनस कैसे मैनेज होते होंगे, और अगर टाइम बेस पे हैं तो कैसे मैनेज होते होंगे। पहले पीस वाला बताता हूं। इसमें नॉर्मली बोनस कम होगा क्योंकि इनहेरेंटली इसमें इंसेंटिव शामिल है। कैसे? भाई जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो इसमें इनहेरेंटली इंसेंटिव शामिल है, लेकिन फिर भी हो सकता है बोनस। क्या जी? क्या हो गया? लास्ट बात मैंने ये कहा है कि अगर पीस वर्क है तो इसमें इनहेरेंटली इंसेंटिव शामिल है। कैसे? उसको पैसे मिल ही पर यूनिट रहे हैं, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे ले जाएगा। तो इसमें कोई सेपरेटली बोनस होने की कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो इसमें बोनस एक मिसाल से समझा देता हूं। लेकिन सवाल पूछा है कुछ? wages are paid on weekly performance। ये सवाल लिखवा रहा हूं। wages are paid on weekly performance। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट $200 पर यूनिट, ₹200 पर यूनिट। बेसिक वेज रेट ₹200 पर यूनिट है। a bonus of ₹50 per unit, a bonus of ₹50 per unit is paid for units produced in excess of 300 यूनिट्स। यानी वैसे उसको पर यूनिट तो मिलने हैं ₹200, लेकिन अगर उसकी वीक में प्रोडक्शन 300 यूनिट से ऊपर हो गई तो 300 यूनिट से जितने ऊपर यूनिट्स बनाएगा ₹50 बोनस भी मिलेगा। an additional bonus of ₹30 per unit, an additional bonus of ₹30 per unit
अच्छा, आप जो वर्कर्स यूनिट्स बनाते होंगे तो हो सकता है उनकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड शक्ल हो सकता है कि शक्ल क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हो, तो उनको जब बिजनेस बेचना होगा तो जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूनिट्स बन जाते होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी, वैसे तो कस्टमर इतना खास पहचानता नहीं होगा, लेकिन उन वर्कर्स और उस बिजनेस को पता होगा। तो अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का यूनिट बन जाता होगा तो हो सकता है उसके लिए और इनाम दे देते हो। ये मैं वो लिख पा रहा हूं, एन एडिशनल बोनस, क्या कहा है, एन एडिशनल बोनस ऑफ ₹30 पर यूनिट is paid if product meets target highest quality standard। ये बिजनेस ने कोई रखा होगा, ऐसा नहीं है कि बाकी सब खराब बनाता होगा, कोई एक सुथरा पीस बना लेता होगा तो उसके लिए फिर उसको एक्स्ट्रा इनाम मिलता होगा। फॉर अ टारगेट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या कहा मैंने, इफ प्रोडक्ट मीट्स टारगेट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर, टोटल वेजेस फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर who produced 380 units, 380 units in a week, out of which 25 units, out of which 25 units met टारगेट क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी 25 यूनिट उस टारगेट को भी मीट कर गए। 25 यूनिट्स मेट टारगेट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो बताएं इस बंदे को टोटल कितने पैसे देंगे?
हाँ जी, एक तो उसको जो बेसिक वेजेस सारे पैसों की मिलेंगी सारे यूनिट्स की, कितने बनाए हैं 380, इस पे तो 200 मिलना ही मिलना है 76,000। फिर इसके अलावा जो उसने 300 यूनिट से ऊपर बनाए हैं, कितना रुपए बोनस 50। ये जो ऊपर वाले 80 यूनिट्स हैं, इनके ऊपर ये बोनस मिलेगा 4,000। फिर इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी की चीज बना दी उसने, कितने यूनिट्स, उनके ऊपर 30 और मिलेगा 750। इस पे बताएं, कोई ना कोई त्रास तो होगा, शक्लों से तो लग रहा है मुझे। पूछ ले बेटे, शर्माया ना करें, पूछ लिया करें। है जी, दूसरा मेथड, इसमें कौन सा लगाऊं दूसरा मेथड, किधर है दूसरा, दूसरा कौन सा, क्या क्या क्या, अच्छा 300 के ऊपर 200 और 80 के ऊपर 250। चले ठीक है, ये भी सही, चले ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।